मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पर्टिकुलर माफिया है जो शार्क फिन्स के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करता है। तो हम उसको देखने गए थे। हम चाहते थे उसको एक्सपोज करें। तो पता नहीं उस माफिया को कैसे पता चल गया कि हम लोग कुछ कैमराज, स्पाई कैमराज हैं हमारे पास। उसने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया 3 दिन के लिए। तो लेकिन वो एक ऐसी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हुई कि उस माफिया के साथ कि मुझे आज भी ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि वो मेरा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट है। नहीं मानता। हम्म। वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि जंगल में आप जितना टाइम बिताएंगे, जंगल को मैं जो किताबों में भी लोग लिखते हैं या बड़े बड़े फिलोसफर लिखते हैं कि जो फॉरेस्ट है इज़ अ मदर नेचर। तो मदर नेचर में जहाँ मदर आ गया, जहाँ माँ का शब्द आ गया, तो वहाँ आपको उससे कोई खतरा नहीं है। वाइल्ड लाइफ में एक सबसे बड़ा खतरा है, वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम। हम्म। जब आप वाइल्ड लाइफ क्राइम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको खतरा होता है। वाइल्ड लाइफ से आपको कोई खतरा नहीं है। जंगली जानवर जो वन्य जीव है उससे आपको कोई खतरा नहीं है। वो आपके उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने अच्छे आप और हम इस समय बात कर रहे हैं। आप वाइल्ड लाइफ में अगर जानवर के साथ समय बिता रहे हैं तो कुछ टाइम में जानवर भी आपको पहचानने लगते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप घर में कोई पपी लेके आएँ, थोड़े दिन वो आपसे बच के भागेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ फ्रेंडली होते चले जाते हैं वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाता है। तो वाइल्ड लाइफ कहीं भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके श्रोताओं को भी बताना चाहता हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होगी कि वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है वो अराउंड $10 बिलियन की इंडस्ट्री है एक साल की। हम्म। हम वाइल्ड लाइफ क्राइम में जो जनरली इंडिया में लोग समझते हैं वो ज़्यादातर या तो हाथी दांत को समझते हैं या फिर टाइगर की स्किन को, जो शेर की खाल, जिसको बाघ की खाल, असल में टाइगर इज़ बाघ और लायन इज़ शेर, लेकिन लोग टाइगर को शेर बोलते हैं। तो जो बाघ की खाल है, टाइगर स्किन, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इन दो चीज़ों से भी बहुत बड़ी वाइल्ड लाइफ क्राइम है। वाइल्ड लाइफ क्राइम इतना बड़ा है कि वो $10 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुका है आज की तारीख में। इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि एजोटिक बर्ड से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है जो वाइल्ड लाइफ की है। तो अगर आप जब उसको कवर करोगे तो वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है, वाइल्ड लाइफ कभी नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड, अब मैं क्वेश्चन फॉलो अप कर रही हूँ, बट इससे रिलेटेड ही आई ऑल्सो सॉ कि स्नेक वेनम का भी बहुत वो होता है आजकल ट्रेड। स्नेक वेनम का ट्रेड आज से नहीं है, वर्षों से है, काफ़ी समय से है। और इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं, यहाँ तक कि इंडिया में भी स्नेक फार्म्स हैं जो बाकायदा वेनम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मेडिसिन्स में वो यूज़ होता है। लेकिन जैसे ऐसे समझ लें कि जैसे हीरे की खदान में भी एक लाइसेंस होता है, हीरे की खदान में एक नॉन लाइसेंसिंग हीरे की खदान होती है। तो जो नॉन लाइसेंसिंग हीरे की खदान होती है उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो हीरा भी बाज़ार में बिकता है। तो वैनम को भी आप, स्नेक वैनम को भी ये समझे कि एक तरफ तो लीगलाइज लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ इलीगल लोग इलीगल वे में भी काम कर रहे हैं। वो भी उतने ही पैसों में बिक रहा है जितने पैसों में एक ओरिजिनल जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड फॉलो अप नहीं है। और उसमें जो इलीगल वैनम एक्सट्रैक्शन है उसमें ऐसे समझें कि जो लागत है वो कम आती है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोगों से को एम्प्लॉय करते हैं जो जो कुछ पैसों के लिए इस काम को कर लेते हैं कि सांप पकड़ते हैं, वैनम इकट्ठा करते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि वैनम का होगा क्या। जब तक अंटिल अनलेस दे कम टू नो, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। बट आपने बोला कि जैसे वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ से रिस्क नहीं है, बट इस क्राइम से रिस्क है। एग्जैक्टली, वाइल्ड लाइफ में मैं इंक्लूडिंग मरीन लाइफ की बात कर रहा हूँ। मरीन लाइफ जिसमें हम समुद्र वाली वन्य जीव हो गए, ओशियन लाइफ हो गई, वो भी वाइल्ड लाइफ का ही हिस्सा आता है। उसमें भी सबसे बड़ा जो बिजनेस है जो मैं कहता हूँ कि वो शार्क फिन्स का है। ओके। शार्क फिन्स, जो शार्क्स होते हैं उनके फिन्स होते हैं, उसको शार्क्स इलीगली मारी जाती हैं। बाकायदा जो मरीन सेंचुरीज़ हैं उसमें लोग घुसपैठ करते हैं और उसमें शार्क्स को मारा जाता है। और शार्क्स को मारने के बाद उनको उनके फिन काटे जाते हैं और उनको तड़पता हुआ समुद्र में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जो फिन्स हैं वो बहुत सारे डेलिकेसी कुजीन में यूज़ होते हैं, चाइना और ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इसके अलावा एक और फिश है जिस नेपोलियन वर्स करके उस फिश का नाम है। उसके लिप्स थोड़े मोटे होते हैं फ़िश के, और उस फिश को भी पकड़ते हैं, उसके लिप्स काटे जाते हैं। और वो जो लिप्स हैं वो कुजीन में डेलिकेसी समझी जाती है। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम से सिर्फ हम जो जंगल देख रहे हैं, जो हमने देखा है,
लोगों को, जो आम भाषा में कहूँ तो आम भाषा में जो जंगल लोग समझते हैं कि कॉर्बेट रामनगर के पास है या फिर आसाम का काजीरंगा, वो एक जंगल है। नहीं, वाइल्ड लाइफ से मेरा मतलब है कि अ, जो भी इंसान से अलग है मैं उसको वन्य जीव मानता हूँ। उसमें मैं इंक्लूड मरीन लाइफ भी करता हूँ। मरीन लाइफ को भी बहुत बड़ा थ्रेट है। कोरल लाइफ, कोरल्स खासकर जो आप मूंगा पहनते हैं, उसका भी बहुत बड़ा बिजनेस होता है, और कोरल धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पे हैं। अगर कोरल ख़त्म हो गई तो जो ऑक्सीजन ऑब्जर्व करके जो ओशन हमें, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑब्जर्व करके हमें बैक टू ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन देता है, तो वो भी ख़त्म होगा। तो ओशियन भी वाइल्ड लाइफ का हिस्सा है। तो सोचिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये क्राइम की, जिसको बहुत कम लोग कवर करते हैं, और साथ ही साथ इसके बारे में लोगों को उतनी नॉलेज नहीं है कि करेक्ट। एजोटिक बर्ड्स के बारे में भी नहीं पता है कि एजोटिक बर्ड्स की स्मगलिंग होती है। बहुत सुंदर सुंदर चिड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, फिर उनको दूसरे कंट्रीज़ भेजा जाता है लोग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाइल्ड लाइफ में। करेक्ट करेक्ट, हम वाइल्ड लाइफ पे वापस आएंगे आपकी एक्सपीरियंसेस पे, बट द क्वेश्चन वाज कैसे दिस फील्ड, बोथ दीज फील्ड्स फैसिनेटेड यू। मदर अर्थ हमें समझ आ गया, द लव यू हैव फॉर नेचर, द लव यू हैव फॉर वाइल्ड लाइफ, बट द माफिया फील्ड, द इन्वेस्टिगेटिव फील्ड, वो कैसे, कब से आप इसमें हो? वी नो मोर देन 1.5 decades, बट कब से, कैसे, ये यहाँ कैसे पहुँचे हो देखो, आप? करियर की शुरुआत मैंने कान्हा नेशनल पार्क से की थी हम्म। 2003 में। ओके। वहाँ पे एक रिज़ॉर्ट होता था, मोगली रिज़ॉर्ट, ओके। जो आज भी है, जिसका नाम अब बदल के जंगल किंग हो गया है। वहाँ से मैंने शुरुआत की, और इसका श्रेय जो जाता है वो कमालुद्दीन को जाता है। खैर, मैं शुरू से कुछ अलग प्रवृत्ति का इंसान रहा। मैं बहुत क्या कहते हैं, इम्पल्सिव हूँ। मुझे हर चीज़ मतलब कि जानने का बहुत उत्सुक रहता हूँ। तो वहाँ से मेरा वाइल्ड लाइफ करियर शुरू हुआ सब। और वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा। 2004 आते आते मैं कैमरा के प्रति आकर्षित हुआ। वहाँ मैंने लोगों को फ़ोटोग्राफी करते देखा। तो तब डिजिटल कैमरा नहीं थे, तब फिल्म्स कैमरा होते थे। फिर 2004 में मैंने कैमरा को समझना शुरू किया। फिर जब फोटोग्राफी में मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया, तो 2007 आठ आते आते मैंने सोचा कि शायद मैं फ़ोटोग्राफी के माध्यम से मैं कहानी अपनी नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि फ़ोटोग्राफी के मेरे जो पिक्चर्स हो गए या दूसरों के जो पिक्चर्स हो गए, वो एक गैलरी तक सीमित रह जाते थे। तब तक फेसबुक भी नहीं था और उस टाइम पे आप गैलरी तक ही सीमित थे। जो फ़ोटोग्राफी गैलरीज़ होती हैं या जो आर्ट फेयर्स होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित ही हो जाता था कि मैगज़ीन्स के थ्रू कह लें या आर्ट गैलरीज़ के थ्रू कह लें। आप अपनी बात नहीं कह पाते थे, उतना एजुकेशन नहीं दे पाते थे कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ पोचिंग के शॉट दिखाए, वो मैगज़ीन्स में भी आए, वो आर्ट गैलरीज़ में भी गए, और दुनिया भर के न्यूज़पेपर में भी छपे, लेकिन वो जो विजुअल इम्पैक्ट आपको वो स्टोरी टेलिंग के साथ करता है, वो शायद फ़ोटोग्राफ इतनी जल्दी नहीं कर इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फ़ोटोग्राफी जो है वो एक आर्ट है जिसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। आप कभी भी आर्ट गैलरीज जाइए या आर्ट फेयर्स में जाइए, बहुत सारे लोगों को देखेंगे वो जस्ट इसलिए आते हैं कि उन्हें एक फेयर अटेंड करना है। उन्हें वो कभी किसी से बात करके नहीं पूछेंगे कि ये स्कल्पचर आपने क्यों बनाया है, इसके पीछे का थॉट करेक्ट। क्या है, ये फ़ोटोग्राफ है तो इसके पीछे का थॉट क्या है। तो जनरली 90% पीपल ऐसे हैं कि वो एक ग्लिम्स लेते हुए चले जाते हैं। अब आजकल तो इंस्टाग्राम के लिए जाते हैं, पहले तो ग्लिम्स के लिए जाते थे। तो आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं, कि आप समझा नहीं पाते हैं विजुअल के, वो इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल नहीं रहा फोटोग्राफ को, मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि अगर स्टोरी टेलिंग करनी है तो क्यों ना डॉक्यूमेंट्री की जाए। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्री में मैं आया। पहले लाइन प्रोडक्शन शुरू किया समझने के लिए। फिर मेरी जो पहली डॉक्यूमेंट्री थी वो स्नो लेपर्ड्स पे थी, जो मैंने 2009 में शुरू की थी। लद्दाख में उले करके एक विलेज है जो कभी फेमस नहीं था। मेरी डॉक्यूमेंट्री के बाद आज शायद, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री 2010-11 में फ़िनिश की थी, 2-2.5 साल लगे थे। और उसके बाद वो गांव बहुत फेमस हुआ उले। आज की तारीख में जितने स्नो लेपर्ड एक्सपीडिशन होते हैं वो सब उले में होते हैं। तो शायद उले में जाने वाला 2008 के आसपास कुछ ही व्यक्तियों में से एक मैं था। और जब मैं उस गांव में गया था उले में, तो उस समय वहाँ की पॉपुलेशन जो थी उले की, वो मात्र 20 लोगों की पॉपुलेशन थी। आज क्या है ये मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा लोगों से बिल्कुल। कि क्या पॉपुलेशन है उले लद्दाख की। तो वो एक था कि स्टोरी टेलिंग मुझे करनी है,
फ़ोटोग्राफी मेरा पहला प्यार है और हमेशा रहेगा, उसको मैं कभी नहीं छोड़ सकता। लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो मुझे ऐसा लगा कि मूविंग विजुअल से फ़िल्म के माध्यम से मैं ज़्यादा कह पाऊँगा। और मेरा फोकस था कि हमेशा शुरू से कि लोगों को जागरूक किया जाए, एजुकेट किया जाए किसी भी चीज़ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम को हिंदी लैंग्वेज में कवर करने वाले बहुत कम लोग हुए, और मैं समझता हूँ हुए ही नहीं है, क्योंकि सबने इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने का सोचा। क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली अगर हमारी डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली अक्लेम्ड हो रही है तो हमें मनी भी मिल रहा है, अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और लेकिन इंडिया में डॉक्यूमेंट्री का बहुत छोटा सा मार्केट है। तो मैंने उसमें थोड़ा सा रिस्क लिया, जो थोड़ा सा सक्सेसफुल भी हुआ। और जो मेरा एक सोच थी कि लोगों को एजुकेट किया जाए, कि बताया जाए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या होता है। और आज बहुत लोग जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या होता है। वो टाइगर और एलिफेंट तक सीमित नहीं रहे हैं, उन्हें बहुत कुछ चीज़ों में पता चला है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम क्या है। करेक्ट करेक्ट, ये तो वाइल्ड लाइफ का था। आपका माफिया का कहाँ से चालू हुआ? देखो, माफिया का वाइल्ड लाइफ से ही शुरू हुआ, क्योंकि जब आप वाइल्ड लाइफ क्राइम कवर कर रहे हो, जिसमें आप वाइल्ड लाइफ माफिया को एक्सपोज कर रहे हो। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं वियतनाम में था, मैं उस माफिया का नाम नहीं लूँगा। और मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कि एक पर्टिकुलर माफिया है जो शार्क फिन्स के ऊपर बहुत सारा बिजनेस करता है। वो स्टॉक फुटेज भी है, आ, कई जगह वो यूज़ भी होता है कि एक छत के ऊपर बहुत सारे शार्क्स फिन रखे हुए हैं, सूख रहे हैं। तो हम उसको देखने गए थे। हम चाहते थे उस माफिया की ग्लिम्स मिले, हम उसको एक्सपोज करें। तो पता नहीं उस माफिया को कैसे पता चल गया कि हम लोग कुछ कैमराज, स्पाई कैमराज हैं हमारे पास। उसने हमें हाउस अरेस्ट कर लिया 3 दिन के लिए। और मेरी एक आदत है, जब भी मैं कुछ ऐसा कवर करने जाता हूँ तो मैं अपने पासपोर्ट्स या अपनी आईडीज़ या मेरे कैमरामैन की आईडीज़ जो है मैं होटल में छोड़ के जाता हूँ। क्योंकि इंडियन पासपोर्ट है तो वो आपको ज़्यादा सीरियस लेंगे नहीं, वो आपके लिए लाइट थ्रेटनिंग हो सकता है। तो जनरली उसने जब हमें पकड़ लिया तो उसने थोड़ा हमें डराया धमकाया। तो मैंने उससे कह दिया कि आई एम अ ब्रिटिश नेशनल, ओके मेरे पास यूके पासपोर्ट है। तो आप जब कभी यूके या यूएस बोल दे तो सामने वाला घबरा जाता है कि पूरी गवर्नमेंट, इनका कोई नागरिक गया तो ये पीछे पड़ जाएंगे। तो वहाँ मेरा ये थॉट था कि इसको ये कहना है कि मैं उस कंट्री का नेशनल हूँ जिस कंट्री का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दुनिया भर में है। तो उसने जब मुझसे पूछा आप कौन से कंट्री, पहले तो बहुत डराया वो। हाउस अरेस्ट में कितने लोग थे आप लोग? मैं और मेरा कैमरामैन। 2 लोग। मेरा और कैमरामैन इंडियन था, विदेशी नहीं था। वो डर गया बेचारा, ही पीड इन हिज पैंट। बोला सर आपके साथ तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो पहला प्रोजेक्ट आपके साथ करने आया, आपने तो मुझे माफिया में ही फंसा दिया। मैं तो सोचा था इतना इजीली शूट कर लेंगे। और मैंने कहा ऐसा, उसे भी शुरू शुरू में लगता है, सुन के बड़ी स्टोरीज होती है, बड़ी एडवेंचरस स्टोरीज लगती हैं, तो आदमी कहता है कि सर आपके साथ काम करना है। कई बार आपको भी लगता है कोई इतना बोल रहा है तो लेके चलो। तो मैं उसको लेके गया। और उसकी किस्मत ख़राब कि उस दिन बाई चांस माफिया ने हमें अरेस्ट, मतलब हाउस अरेस्ट कर लिया। और 3 दिन हमें थोड़ा सा डराया धमकाया कि फुटेज आप दो, हमारे कैमरास को जब्त किया। तो लेकिन वो एक ऐसी प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हुई कि उस माफिया के साथ, कि मुझे आज भी ये कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि वो मेरा साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेंट है। ओके मुझे आज भी कोई साउथ ईस्ट एशिया में कोई भी किसी से रिलेटेड खबर चाहिए तो मैं उसी माफिया को कांटेक्ट करता हूँ, उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और फिर उसके ऊपर कोई स्टोरी करता हूँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा था उस हाउस अरेस्ट में? मतलब आई एम श्योर नॉट वेरी गुड रहा होगा। कुछ नहीं, डराया धमकाया, बगल में बंदूकें चलती थी ओके डराने के लिए। कितना कैजुअली आप ऐसे बोल रहे हो, बगल में बंदूकें चलती थी। नहीं, वो वेपन्स मैंने लाइव में बचपन से देखे हैं। अच्छा घर में वेपन्स थे हमारे यहाँ। ओके और तो इस वजह से वेपन्स देखे थे, फैमिली के फ्रेंड्स में उनके यहाँ वेपन्स थे। वेपन से ऐसा नहीं है कि शूटिंग के लिए पर्पज़ से, क्योंकि मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, रॉयल फैमिली से हैं, उनका बेटा जो है वो इंडियन टीम में है, कई साल तक बंदूक चलाई है। तो मुझे बंदूकों से कभी डर नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही मैं भी शूटिंग कर रहा हूँ। और मैं तो खुद नेशनल लेवल पे शूटिंग खेला हूँ। तो इसलिए मुझे कभी वेपन से मुझे कभी डर नहीं लगा। और शायद इसी वेपन की वजह से जब वो वेपन चला रहे थे तो मैं उनको बताया था ये तुम्हारा, मेरे को खासकर पिस्टल्स का पर्सनली बहुत शौक है। और ख़ासकर कुछ पर्टिकुलर बोर के, जैसे .25 बोर मेरी बहुत
फेवरेट पिस्टल्स में से मैं कहूँ, फेवरेट पिस्टल, ओके। बोर मैं कहूँगा, खासकर कॉल्ट की। तो तो वो जो पिस्टल्स उसमें रखी हुई थी उसके उसमें, तो मैंने कहा आई थिंक दिस इज़ योर दिस पर्टिकुलर मेक एंड दिस इज़ दैट मेक एंड दैट। तो वो जो माफिया था थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, बोला यू हाउ डू यू नो अबाउट इट? मैंने कहा आई डू शूटिंग फ्रॉम कैमरा, आई शुड डू शूटिंग विद गन ऑल्सो। तो वहाँ से एक जो मैंने लाइट मूवमेंट क्रिएट किया, तो मेरे को कोई ऐसी चीज़ मिली है, इट इज़ यू, अप टू यू हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन। फर्स्ट आई साइडेड आई एम अ ब्रिटिश नेशनल। अब ये पॉडकास्ट आपका अगर इंग्लिश लोग सुन रहे होंगे, यूके वाले, तो वो मेरे ऊपर केस ना करें कि मैंने झूठ बोला, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोला कि मैंने ये कहा कि मैं यूके नेशनल हूँ। और उन्हें अब पासपोर्ट चेक करने की कोशिश हम पे था ही नहीं। मुझे ये पता, मैं मेरा सीधा सा है कि कभी भी आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, या सबको एडवाइस दूंगा जो भी सुने, जब भी आप इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने जा रहे हैं विदेश में, और आपको कभी भी ऐसा लग सकता है कि मेरे पे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो सकता है, मुझे पकड़ा जा सकता हूँ, तो कभी भी आप अपनी असली नेशनलिटी ना बताएं। आप ऐसे देश की नेशनलिटी बताएं जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जो अपने कंट्री के लोगों को बचाने के लिए मशहूर हो, कि पहुंच जाता हो कि FBI पहुंच जाएगी, CIA पहुंच जाएगी, MI6 पहुंच जाएगी। तो इसलिए मैंने सीधे, क्योंकि मेरा जो एक्सेंट थोड़ा सा है वो ब्रिटिश हार्ड एक्सेंट में लोग कहते हैं कि क्या, तो मैंने बहुत ब्रिटिशर्स के साथ काम किया, तो था थोड़ा सा टच आ गया अंग्रेज़ी में उस तरीके का। तो शायद वहाँ से उसको लगा कि ये देखने में तो हम इंडियन हैं ही, सबको पता चलता है कि इंडियन है, तो उसको शायद उस लैंग्वेज से और जो मेरा बोलने का एक दमदार तरीका था उससे, तो उसने हमें 3 दिन बंद रहा। दूसरे दिन हमें जब उससे वेपन्स पे मैंने लाइट मूवमेंट लिया, तो उससे फिर प्रोफेशनली बात हुई। जब प्रोफेशनली बात हुई, आई सेड कि you doing your job, I am doing my job is to expose all these things, and your job is to kill these things. So, let me do my job, let do your job. तो वो थोड़ा समझदार माफिया था। माफिया भी बहुत समझदार होते हैं। देखिए, माफिया है तभी वो समझदार है, इसलिए माफिया है, तभी इतनी बड़ी एम्पायर चला रहा है। करेक्ट। कई हजार डॉलर की इन लोगों की एम्पायर होती है। और जिस घर में हमें बंद रखा था उसमें पता नहीं कितने कमरे थे। मैं तो वियतनाम का वो जगह भी नहीं बताऊंगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। होलोंग बे के पास हमें बंद रखा गया था। और होलोंग बे वो बहुत बड़ी जगह था, पैलेस से सा लगता था। और तीसरे दिन उसने हमें छोड़ा था। दूसरे दिन जब वो बात हुई, तीसरे दिन वो मुझसे खुश हुआ और बाकायदा उसकी मर्सिडीज़ हमें हमारे होटल छोड़ के आई हनोई में।